वी हैव ऑलरेडी सीन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, नहीं? चलिए आज देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा पोटेंशियल, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस होते हैं, एंट्रेंस में ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका डिराइवेशन स्कूल एग्जाम में बहुत रेयरली आता है। तो सीख लेते हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं आज? पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होगा? कहां पे? हर जगह, अंदर बाहर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा। ध्यान से देखा बेटा, आराम से पढ़ा रहा हूं। जहां पर जिसको कोई तकलीफ हो रहा है पूछो। योर टीचर इज गिवन यू माइक्रोफोन्स, सो मेनी माइक्रोफोन्स मैनेजिंग, यू नो इट इज टू कॉस्टली। फायदा उठाओ। तो हियर इज ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चलो मानते हैं कि ये कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। अब जब कोई कंडक्टिंग स्फीयर को हम चार्ज देते हैं, वो चार्ज कहाँ रहता है? मान लो कि एट द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर आई गिव सम चार्ज। वो चार्ज सेंटर में ही रहेगा कि पूरा वॉल्यूम में रहेगा? कहाँ रहेगा वो? दैट चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। तो जो भी चार्ज दिए वो सरफेस में हर जगह रहता है। बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा वो चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सपोज कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r, और कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x लेस देन r। क्या आपको मालूम था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इनसाइड? It was 0. At a distance x greater than equal to r, it was q by x square। था कि नहीं? ये पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन इससे एक चीज हम निकाल के आना चाहते हैं कि ये है कि कोई एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किसी एक पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होता है, कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। P पॉइंट में जो इंटेंसिटी होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द एंटायर चार्ज हियर एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज। अगर सेंटर में हम एक q कूलम चार्ज रखते हैं, सेंटर में मतलब यहाँ पे अगर कोई एक q कूलम चार्ज रख देते हैं, तो इस q कूलम चार्ज के लिए x डिस्टेंस में वही इंटेंसिटी होगा जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होता था, है कि नहीं? यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर इंटेंसिटी बराबर है। यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है? k q by x square। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? k q by x square। मैं क्या याद दिलाना चाहता हूँ? मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि when you find the electric field due to a charged metallic sphere at any point outside it, you can consider the entire spherical charge as a concentrated point charge located at the center। मतलब पूरा इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सिर्फ Q के लिए भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कहां पर? आउटसाइड द स्फीयर। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये सब चीजें आपको याद है। अब आगे बढ़ते हैं। वी गो बैक टू आवर केस। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ये कोई एक चार्ज्ड स्फीयर है, सीधे सीधे लिखेंगे। यहां से कुछ x डिस्टेंस में मुझे पोटेंशियल पता करना है। इस पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है। चलो इस पॉइंट को P कहते हैं। एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, इसमें क्या चार्ज है? Q चार्ज है। इसका रेडियस क्या है? रेडियस r है। और x क्या दिया है? ग्रेटर देन r। तो ये पॉइंट में मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मुझे पोटेंशियल निकालना आता है कोई पॉइंट चार्ज के लिए। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है q कूलम, तो इसके लिए मुझे पोटेंशियल निकालना आता है एट ए डिस्टेंस x। करना क्या है? मुझे अगर P पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है
तो मुझे +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहाँ तक लेके आना है, जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पोटेंशियल। लेकिन ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज के लिए भी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कोई चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से उठा के P तक लाते हैं, इस केस में या इस केस में, दोनों ही केस में +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो बराबर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इंफिनिटी से यहाँ तक आने में जितना वर्क होगा, यहाँ तक आने में उतना ही वर्क होगा। तो हम क्या कहेंगे? फॉर x greater than equal to r, what will be the potential? It is k q by x, क्योंकि q चार्ज के लिए x डिस्टेंस में पोटेंशियल ये होता है। क्या बात समझ में आया? जोर से बोलो। बढ़िया। तुम लोग जोर से भी बोलते हो तो लगता है कि धीरे से बोलते हो, शायद मेरा साउंड कम है। यस, साउंड थोड़ा ज्यादा करें। ओ, अब बढ़िया। अब बोलो, समझ में आया? बढ़िया। ना फॉर x इज इक्वल टू r, पोटेंशियल क्या होगा? x इज इक्वल टू r मतलब ऑन द सरफेस, यू आर स्टिल आउटसाइड द स्फीयर। अब x इज इक्वल टू r मतलब जस्ट ऑन द सरफेस। जस्ट ऑन द सरफेस जब आप पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगेन कोई +1 कूलम चार्ज को इनफिनिटी से यहाँ तक सरफेस तक लेके आओगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए बराबर है, तो ये पॉइंट में क्या पोटेंशियल होगा? जो पोटेंशियल ये पॉइंट में होता है, मतलब k q by r। समझ में आया क्या? इट x इज इक्वल टू r, द पोटेंशियल इज k q by r। डेरिवेशन स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, दे विल जस्ट आस्क यू द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। क्या बात समझ में आ रहा है? सरफेस में पोटेंशियल क्या हो गया? k q by r। लॉजिक समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बाहर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए वही पोटेंशियल होगा। नाउ फॉर x लेस देन r, कौन सा पॉइंट में? समवेयर हियर। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, थोड़ा सोचना। किसी एक पॉइंट में मान लो कि ये पॉइंट में जो कि x का वैल्यू लेस देन r है, तो मुझे कोई एक +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के घुमा फिरा के किसी रास्ते में यहां तक लाना है। जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। जब कोई +1 कूलम चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, यहां तक लाने में वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो मालूम है कि q by r, और यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में वार्डन will be there by the electric field only if there is electric field. What is the electric field inside? 0। तो यहां से यहां तक लाने में वार्डन अगेंस्ट और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कहने का मतलब है कोई +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने में जो वर्क होगा, यहां तक लाने में वही वर्क होगा, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो इट इज V इज इक्वल टू सेम एज k q by r। यहां तक लाने में क्या वर्क हो रहा था? जो पोटेंशियल सरफेस में था, तो यहां तक लाने में वही होगा k q by r। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज इनसाइड E इज इक्वल टू 0। क्या चीजें समझ में आया? कोई मेटालिक स्फीयर, चार्ज मेटालिक स्फीयर के लिए अंदर बाहर हर जगह हम पोटेंशियल पता कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम की रूप में बताना चाहेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक मेटालिक स्फीयर है ऐसा, और हमें ड्रॉ करने के लिए क्या आ गया कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों को ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसे बोला है। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे और पोटेंशियल भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है रेडियस r।
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर कितना होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0. Suddenly it will rise to a value kq by r square. Then it will again decrease and become 0. है कि नहीं? पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे. पोटेंशियल कैसे होगा? अंदर हर जगह कांस्टेंट है. कितना है? सेम एज दैट ऑन द सरफेस. बाहर जाओ तो पोटेंशियल इज kq by x. x बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा तो ये घटने लगा और गया. सो दिस इज व्हाट इज अ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, kq by r स्क्वायर. यहाँ पर इट इज kq by r. अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है और बाहर जाओ तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल घट रहा है. ये फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरिंग ए चार्ज q. इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों ड्रॉ करने के लिए आपको कहा जाएगा. क्या आप लोग समझ पाए? यस. दोबारा बोल देते हैं. कोई कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बाहर किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल होता है kq by x, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq by x स्क्वायर. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जबकि ये होता है सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस. कितना? kq by r. अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है और द पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस. सरफेस में जो पोटेंशियल होगा अंदर हर जगह वही पोटेंशियल होगा. क्या बात समझ में आया? यस. डायग्राम को याद रखना. अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है. चलिए, समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं. फॉर ए चार्ज्ड conducting sphere of radius r and charge q. radius r and charge को छोड़ो, radius r. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on surface is E0. Find potential at center. कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस दिया है r, बस और कुछ नहीं दिया. कितना चार्ज है नहीं दिया. सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट. पूछा सेंटर में पोटेंशियल कितना है, बताओ. E नॉट r. E नॉट r. दैट्स फाइन. सॉल्यूशन में क्या कहेंगे E ऑन सरफेस कितना है, इट इज kq by r स्क्वायर जिसका वैल्यू है E नॉट. V ऑन सरफेस कितना होगा, इट इज kq by r. है कि नहीं? तो ये जो kq by r है इसको हम E नॉट r नहीं लिख सकते क्या? यस. kq by r स्क्वायर अगर E नॉट हुआ, kq by r हुआ E नॉट r. ये क्या है? पोटेंशियल ऑन द सरफेस. सो V एट सेंटर इज सेम एज. अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा जो सरफेस में है, सेम kq by r. सो इट इज E नॉट r. हर जगह पोटेंशियल होगा E नॉट r. क्या बात समझ में आया? इजी तो है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन. वेरिएशन ऑफ E and V
distance from center of a charged metallic sphere are shown. Identify them. बताओ ये कौन सा है पोटेंशियल, कौन सा है इंटेंसिटी। ये हो गया कोई चार्ज मेटालिक स्फीयर के लिए पोटेंशियल और इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाया गया है। बोल रहा है कि एक डायग्राम कुछ ऐसा है, दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा है। तो इनमें से कौन सा डायग्राम इंटेंसिटी और कौन सा डायग्राम पोटेंशियल का बता रहा है। आउटसाइड ए क्या होगा पोटेंशियल, बी होगा पोटेंशियल और ए होगा इंटेंसिटी। नहीं, एनी अदर आंसर? उल्टा उल्टा सर, मैं उल्टा। अच्छा तुम उल्टा हो, तो फिर तुम खुद उल्टा हो तो उल्टा सार क्यों बोलते हो? सार तो सीधा है। हाँ, अब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई एक्स और जो इंटेंसिटी होता है वो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स अगर डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बट पोटेंशियल आधा होगा। मतलब कौन जल्दी जल्दी घट रहा है, इंटेंसिटी की पोटेंशियल? इंटेंसिटी, यस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस एट ए ग्रेटर रेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इसके नीचे है एक्स स्क्वायर। सो B is for intensity and A is for potential। क्या बात समझ में आया? यस यस। अगला क्वेश्चन, यहां पर दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है और दोनों का रेडियस भी दिया हुआ है। इसका रेडियस r है जबकि इसका रेडियस दिया है 3r। ये 3r है, ये r है और दिया है कि इसमें चार्ज है q, इसमें चार्ज है 4q। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। राइट expression of potential at any distance x from center से x डिस्टेंस में बताओ। from center मतलब x का बहुत सारे डिस्टेंस के लिए हमें वैल्यू के लिए हमें बताना है। x में भी लेस देन r, x में भी बिटवीन r एंड 3r, x में भी मोर देन 3r, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा आपको बताना है। शुरू करते हैं, x लेस देन r। x लेस देन r में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ये दोनों स्फीयर को नेमिंग करते हैं, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। तो 1 के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, 2 के लिए कुछ पोटेंशियल होगा। When x is less than r, you are inside the smaller sphere. Inside a charged conducting sphere, the potential is same as potential on the surface. तो स्फीयर नंबर 1 के चलते कोई पॉइंट अंदर है, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस के क्यू बाई आर, है कि नहीं? इसके सरफेस में के क्यू बाई आर है। और सेकेंड वाले स्फीयर के लिए अब तो ये उसके अंदर भी है, तो क्या हो जाएगा? के उसका चार्ज क्या है? 4q बाई डिस्टेंस, 4q बाई डिस्टेंस इज 3r। समझ में आएगा? इसका सरफेस में जो होगा वो भी अंदर होगा, इसके सरफेस में जो होगा वो भी अंदर होगा, और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों को जोड़ दो, यू गेट द टोटल पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। तो बताओ अब x लाइन बिटवीन 3r एंड r, मतलब a से b के बीच में
अगेन हम कहेंगे पोटेंशियल इज V1 प्लस V2। V1 पहला स्फीयर के लिए आप बाहर हो, दूसरा स्फीयर के लिए अंदर हो। बाहर x डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होता है, कितना दूर पे देख रहे हो आप, यहां से x डिस्टेंस में, तो हो जाएगा KQ/x। होगा कि नहीं होगा? बाहर किसी पॉइंट में पोटेंशियल होता है KQ/x। और V2 क्या होगा, ये तो बड़े स्फीयर के अंदर है, बड़े स्फीयर की सरफेस में जो होगा वही होगा यहाँ पे। अच्छा, तो कितना होगा K4Q/3r। क्या बात समझ में आ रहा है? फॉर Ax greater than 3r और इक्वल टू 3r बाहर पोटेंशियल, यस इट इज अगेन V1 प्लस V2। V1 निकालो, V2 निकालो, V1 निकालो, V2 निकालो भैया। V1 मतलब इसके बाहर x डिस्टेंस में KQ/x, इससे भी बाहर सो K4Q/x, क्योंकि नाउ x इज मोर देन 3r। और आप समझ सकते हो कि बाहर किसी पॉइंट में कोई भी चीज निकालना है, मे इट बी फोर्स, मे इट बी पोटेंशियल, मे इट बी इंटेंसिटी, इट मे बी एनर्जी डेंसिटी, कुछ भी निकालना चाहोगे, यू कैन कंसीडर देम एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। 4Q और Q मिलके 5Q सेंटर में होंगे, x डिस्टेंस में होगा 5KQ/6, सॉरी 5KQ/x। क्या बात समझ में आया? कितना धीरे धीरे तो बता रहा हूं। क्या करना होता है, देखना है अंदर है कि बाहर है। अंदर है तो सरफेस में जो है वही होगा, बाहर है तो KQ/x। क्या बात समझ में आया? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास दो स्फीयर है। ध्यान से देखना बेटा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। ये कोई एक स्फीयर है, कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b, ठीक है, और इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2। यहां पर कोई एक पॉइंट है A, यहां पर एक कोई पॉइंट है B। फाइंड बिट नंबर 1 VA एंड VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज independent of, VA minus VB is independent of Q1 और Q2। Why? क्या क्वेश्चन समझ में आया? पूछा है VA निकालो, VB निकालो, फिर VA माइनस VB भी निकालो, और देखो कि VA माइनस VB कौन से चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, Q1 के ऊपर कि Q2 के ऊपर? क्यों नहीं डिपेंड करता है? जब Q2 है तो क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्लियर? ओके, सॉल्यूशन VA तो हर कोई बताएगा, छोटे स्फीयर के लिए, बड़े स्फीयर के लिए। VA यहाँ पे सरफेस में, इसको V1 प्लस V2 बोलो, दोनों का नामिंग कर देते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। V1 प्लस V2, V1 क्या है छोटे स्फीयर की सरफेस में? V1 क्या है राहुल? सर KQ1/A। V2 क्या है? A में निकालो, हाँ K2/V। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा VB, VB is again V1 plus V2। VB बताओ राहुल, VB V1 के लिए क्या होगा? बाहर है तो फॉर्मूला लगेगा KQ/x। कितना दूर पे है? KQ1/B, क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? B है,
है ना। और Q2 के लिए KQ2/B, बढ़िया। बीट नंबर 1 तो बन गया। बीट नंबर 2 निकाले, VA माइनस VB। देखो तो VA माइनस VB, अब दिस माइनस दिस करोगे तो ये तो बराबर कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, KQ1/A माइनस KQ1/B। मिला कि नहीं मिला। तो क्या VA माइनस VB में Q2 रहा, नहीं रहा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q2। मतलब अगर वहां पर Q2 होने की जगह अगर 2Q2, 5Q2, 10Q2 होता तब भी VA माइनस VB कितना होता, वही KQ1/A माइनस KQ1/B। इट डिपेंड्स ओनली ऑन Q1 नॉट ऑन Q2। क्या बात समझ में आया। तो VA माइनस VB इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, वो तो निकालने से पता चला कि डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बताना है कि क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है जबकि Q2 है यहाँ पर। Q2 यहाँ पे है, उसके बावजूद VA माइनस VB Q2 के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है। We go to the basic definition. VA minus VB defined as the work done by electric field in moving from A to B or against electric field in moving a plus 1 coulomb charge from B to A. तो कोई अगर VA माइनस VB निकालना चाहेगा तो एक प्लस 1 कूलम चार्ज को A से B तक लेके जाएगा और रास्ते में देखेगा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क हुआ है कि नहीं। अब ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 के लिए है कि Q2 के लिए है कि दोनों के लिए है। Q1 के लिए, क्योंकि Q2 के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। 2-3 बच्चे मेरे तरफ देख नहीं रहे, मुझे लग रहा है उनके लिए मुझे फिर से पाउडर लगा के आना पड़ेगा। क्यों रे, हाँ मिश्रा, Yes, sir. you are not looking at the board, are you looking at? बताओ ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A और B के बीच में वो किसके लिए है, Q1 के लिए कि Q2 के लिए। देखो क्यों Q2 के लिए क्यों नहीं है। क्योंकि सर लोग, हाँ क्योंकि Q2 पे डिपेंड नहीं करता। वह Q2 पे डिपेंड नहीं करता। सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। भीड़ बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग वोट देते हैं, किसको किसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कुछ समझते होते हैं नहीं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q2 के अंदर है ये पॉइंट। कोई कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो Q2 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। Q2 के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है कि नहीं। There will be no electric field here due to Q2। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ Q1 के लिए है। तो जो वर्क डन होगा A to B जाने में बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ Q2, बिकॉज इन द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर्स E is due to Q1। क्या बात समझ में आया, Is it understood? Yes, sir. ये मिश्रा सुनता नहीं है क्यों। Is it understood? Okay, now let us see next question. ठीक है, यहाँ पे कोई एक छोटा सा स्फीयर है, चार्ज है Q, रेडियस है A, और कोई एक बड़ा सा स्फीयर भी है जिसमें चार्ज 3Q है और इसका रेडियस दिया गया है B। ठीक है,
और पूछा है क्या, दिया है क्या कि अगर स्विच क्लोज कर देंगे, बाहर वाले स्पीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये है स्विच, ठीक है, ये है स्विच, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इफ स्विच S is closed, then VA minus VB will increase or decrease, ऐसे पूछा है। will remain same. क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि जैसे कनेक्ट करोगे ये 3Q चार्ज यहां से कुछ चार्ज अंदर भागेंगे, बट देन बाहर वाले स्फीयर का जो चार्ज है अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट नहीं करता है ना। तो क्या लिखेंगे, एज VA माइनस VB इज नॉट डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑन outer sphere by connecting it to ground VA minus VB will not be affected, ये जो था वही रहेगा। समझ में आया? यस। चलिए, क्या ये चीज सबको समझ में आया? दूसरा, अब यहां पे और एक केस आ गया सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है हमारे ये सारे मेटलिक स्फीयर थे, ठीक है, ये दो मेटलिक स्फीयर है और दिया है इनका रेडियस वगैरह दिया है, इसका रेडियस दिया है a और इसका रेडियस दिया है b, ऐसा करके दिया है। इसमें चार्ज है q1, इसमें चार्ज है q। अगर अंदर वाले स्फीयर को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया, अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया, पूछा है बताओ व्हाट विल बी फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर। जीरो। नो 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 नो। अच्छा, पहला केस में बताओ, इससे पहले वाला केस में जैसे हम स्विच ऑन कर देंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, जीरो होगा क्या? अरे हमने क्लास में किया था इसको। आउटर स्फीयर में क्यू नहीं होगा सर, क्यू हो जाएगा। क्यू नहीं होगा, देखो इस क्यू के लिए यहां पर होगा माइनस क्यू, बाहर होगा प्लस क्यू, तो बाहर टोटल चार्ज हो गया 4Q, 4Q न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अंदर ये स्फीयर में अंदर की तरफ क्या रह जाएगा, माइनस क्यू। क्या वो फ्री चार्ज है? नहीं, ये क्यू इसको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है, अट्रैक्ट करके रखा है, तो माइनस क्यू फ्री नहीं है लेकिन 4Q फ्री है, तुरंत यहां से माइनस 4Q फ्लो करेगा और ये 4Q को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे स्विच क्लोज कर देंगे यहाँ पे होगा Q और बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाले सरफेस में माइनस Q और बाहर वाले स्फीयर की बाहर वाले सरफेस में जीरो, है कि नहीं? लेकिन अब तो केस कुछ अलग है, पूछा है कि अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो अंदर वाले स्फीयर में क्या होगा। ये दोनों मिडल स्फीयर्स है, if inner sphere is connected, if inner sphere is connected, ये मेटल स्फीयर से कंफ्यूज मत करना, टू ग्राउंड, what will be
फाइनल चार्ज ऑन इट। पहले समझते कि हो क्या रहा है। जैसे आप स्विच को क्लोज कर रहे हो, हाँ ये कंडक्टर में Q1 चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा, तुरंत ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्यों जाएगा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा समझ लेते हैं फिर कर लेंगे। जब हम शुरू में पढ़े थे कोई भी चार्ज कंडक्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ दो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्यों न्यूट्रलाइज हो जाता है अब बताने की मौसम आ चुका है, माहौल आ चुका है। ये कोई एक मेटल स्फीयर है, इसमें कोई Q चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल है। जब आप इस पॉइंट को ग्राउंड के साथ जोड़ोगे, हमने क्या पढ़ा था, तुरंत नेगेटिव चार्ज आता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। और आप पूछे क्यों, मैं बोला बड़े हो गए तो बचाएंगे। अब बड़े हो चुके हो आप, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है और यहाँ पर ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है, जीरो। देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड ग्राउंड हैज गॉट एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहते हैं, लोअर से हायर पोटेंशियल कि हायर से लोअर पोटेंशियल, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहते हैं। अरे बताए थे भाई, कोई पॉइंट हायर पोटेंशियल में है, कोई लोअर पोटेंशियल में, ए हायर पोटेंशियल बी लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो भागने लगेंगे इधर लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे धीरे 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 ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। इसीलिए कोई भी चार्ज कंडक्टर को जब हम ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या अब समझ में आया क्यों न्यूट्रलाइज हो जाता है? अरे ये सर नो कुछ तो बोलोगे। बहुत बढ़िया। आगे, अब जैसे हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्यों, पुराना वाला नॉलेज रखो तो कहोगे वो न्यूट्रलाइज करने के लिए। नो 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 नो, नॉट टू न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन का आदत ही है क्या, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ भागने का। अब इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल तो है, हियर इज सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यू नो, और ये पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रॉन भागेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो Q1 घटने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। घटते 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 Q1 जीरो हो जाएगा। क्या उसके बाद प्रोसेस बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि Q1 जीरो होने की बावजूद इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल रहेगा। क्यों, ड्यू टू Q2। Q2 के जो सरफेस में पोटेंशियल है वही पोटेंशियल A में है। Q1 जीरो हो चुका है इलेक्ट्रॉन जा जाके, Q1 जीरो हो चुका है, लेकिन पोटेंशियल A हैज नॉट बिकम जीरो। अगर ये सिंगल स्फीयर होता तो जैसे हम कनेक्ट करते, जब तक ये चार्ज जीरो हो जाएगा तब तक ये पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रॉन्स विल नो मोर मूव, द प्रोसेस स्टॉप्स। लेकिन यहां पर तो चार्ज जीरो होने की बावजूद पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर द पोटेंशियल इज सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये न्यूट्रलाइज होगा, जीरो हो जाएगा, उसके बावजूद फ्लो करने की, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाली बात बंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी पोटेंशियल है। तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ये चार्ज Q1 को जीरो कर दिया, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे उनके चलते नेगेटिव पोटेंशियल होगा, Q2 के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया और इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देगा। मतलब फाइनली देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। कितना है वो चार्ज? क्या बात समझ में आया? तो ये पूरा डिस्कशन को हम लोग सिंगल लाइन में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड, कब तक, तब तक जब तक ए का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल से अलग है। जैसे ए का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल के साथ बराबर हो जाएगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लो। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, बाय कनेक्टिंग टू ग्राउंड electrons flow to inner sphere till VA
till VA is equal to 0। जब तक VA 0 नहीं हो जाता है तब तक चार्ज फ्लो करते रहेंगे। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे। अच्छा, लेट फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर, कोई तो पूछा है, इज स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Q1 को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी फ्लो कर रहा था, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हमको कहाँ मालूम पॉजिटिव की नेगेटिव? लेट इट बी Q, Q का वैल्यू निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ Q की होने के बावजूद फाइनली इसमें क्या चार्ज है? Q है। Q चार्ज होने के बावजूद A का पोटेंशियल हो गया है 0, क्योंकि A का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब इस Q के लिए पोटेंशियल, Q2 के लिए पोटेंशियल, दोनों मिलके 0 होंगे। नाउ VA is equal to 0, तो Q के लिए कितना है? रेडियस तो लिखा था, ये रेडियस स्मॉल है, इसका मतलब K स्मॉल q by A पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस K Q2 by इसकी सरफेस में जो होगा वो अंदर होगा बाई B इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आया? यस। तो आप कहोगे कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज? आप कहोगे जो फाइनल चार्ज Q है वो क्या है? K तो कैंसिल हो गया, इसको इधर ले लो, A को मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा माइनस A बाई B इंटू Q2। तो फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर विल बी माइनस A बाई B इंटू Q2, मतलब अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर बाहर का चार्ज नेगेटिव होगा तो अंदर वाला चार्ज पॉजिटिव होगा। तब तक चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जब तक A का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल से अलग है। जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो इनर स्फीयर में जो चार्ज था वही रह जाएगा। लेट फाइनली चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज Q। फाइनली मतलब ये चार्ज नहीं बदल रहा है, क्यों? क्योंकि और इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो गया। A का पोटेंशियल को 0 करो, Q कूलम चार्ज के लिए A में पोटेंशियल होगा K Q बाई स्मॉल है, Q2 के लिए पोटेंशियल होगा K Q2 बाई स्मॉल b, दोनों मिलके होंगे 0, तो वहां से मिल गया Q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस A बाई B इंटू Q2। क्या बात समझ में आया? यस। सो ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं टू टॉक समथिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में कुछ बार आया है, लेकिन एंट्रेंसेस में इसका फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कोई एक लाइन चार्ज है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, लॉन्ग लाइन चार्ज, और यहाँ पे 2 पॉइंट है। हियर आर 2 पॉइंट्स एट सम डिस्टेंस। A में एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, दिया है कि A इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम हियर एंड B इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल b फ्रॉम हियर। ये A डिस्टेंस में है और ये B डिस्टेंस में, ऐसे करके दिया गया है। दिया गया है कि ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। पूछा है बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देख चुके हैं और फिर स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज के लिए देख चुके हैं, अब लाइन चार्ज के लिए देख रहे हैं, और सरफेस चार्ज के लिए तो थोड़ी देर पहले तुम लोग किए थे, फिर कर लेंगे उसको। ठीक है, ठीक है। आप जानते हो कि VA माइनस VB इज E डॉट dx A to B was done by electric field in moving from A to B।
लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कोई लैम्बडा कूलम पर मीटर लाइन चार्ज के लिए एक्स डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स होता है। एक्स बदलेगा तो ई बदलेगा, है कि नहीं? अच्छा, ये बात है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफी आसान था, ई डॉट ए से बी कर देते। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस में लेट मी कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। कोई एक +1 कूलम चार्ज को यहां से यहां पर ले रहा हूं, क्या होगा? वर्क, और पूरा सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे और जोड़ देंगे, विल गेट द टोटल वर्क। तो एट डिस्टेंस x e का वैल्यू क्या है भैया? लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू dx। और इस पॉइंट में जो e का डायरेक्शन कैसा है? e इज इन दिस डायरेक्शन, अबे dx भी उस डायरेक्शन में। डॉट प्रोडक्ट किए थे तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 होता है। इंटीग्रेशन, when you are integrating from a to b you are integrating for the variable x। so what is x at a? जब कैपिटल A में थे x का वैल्यू क्या था? स्मॉल है। जब b में थे x का वैल्यू क्या था? कितना दूर पे था? b। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस ए कांस्टेंट। तो यहां पर लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर फेंको, 1/x dx का इंटीग्रेशन a to b इंटीग्रेट करो तो मिलेगा लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x लिमिटेड फ्रॉम a to b, दैट इज लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। x के जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे, b डालेंगे तो बनेगा ln b, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो बनेगा ln a, एंड log b माइनस log a इज सेम एज log b बाई a आपको मालूम होगा। तो इट इज कमिंग आउट टू बी लैम्बडा बाई, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यस। तो ज्यादातर समय में इसकी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम समय में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सीबीएसई में कभी एक बार डेरिवेशन में देखा था। एंड लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस Vb। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार तुम लोग इतना कंजूस हो, बोलते नहीं हो। ठीक है, ये है लाइन चार्ज लैम्बडा कूलम पर मीटर वाला। क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए सरफेस चार्ज। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन कर लो, यहां पर कोई एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, और यहां पे 3 पॉइंट है ए बी सी। दिया है कि ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये x है, और इसमें कोई चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर। समझ में आया क्या? ये 2 मीटर दूरी पे है, 3 मीटर दूरी पे है, ये x दूरी पे है। क्वेश्चन है इफ Va माइनस Vb इज इक्वल टू Vb माइनस Vc, फाइंड x। क्या क्वेश्चन समझ में आया?
VA माइनस VB सेम एज VB माइनस BC, तो बताओ x क्या है? क्या है x? VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस BC। VA माइनस VB होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन B बाई A, 3 ln 3/2, और VB माइनस BC लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x बाई 3। क्या कंक्लूजन मिला? सारे काट पिट गए, मिला 3/2 इज इक्वल टू x बाई 3, और x इज 4.5 मीटर। क्या बात समझ में आया? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, और खाली स्कूल के लिए पढ़ाने में मजा नहीं आता। आप लोग को घर का खाना से चटपटा खाना अच्छा लगता है ना? एग्जैक्टली लाइक दैट। स्कूल वाला तो दाल रोटी है, चलो ठीक है, थोड़ा उसमें मिर्च मसाला रहेगा, चटपटा रहेगा, नहीं तो अच्छा लगता है। तो जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो स्कूल में आएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा आप जान लोगे तो आपको दूसरी चीजों में काम में लगेगा। इज दैट क्लियर? क्या सबको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। पोटेंशियल ड्यू टू potential difference due to a surface charge ठीक है। ठीक है, अब ये चीज सबको मालूम है कि कोई एक सरफेस चार्ज के लिए जिसमें चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। E का वैल्यू क्या है? इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर नॉन कंडक्टिंग सरफेस, and sigma by epsilon 0 for conducting surface। ये क्या? ये है सरफेस, ये कोई एक सरफेस है। सर सरफेस और लाइन चार्ज दोनों तो डंडे जैसे दिख रहे हैं। अरे यार कैसे दिखाएं आपको? ये सरफेस है ना? अब ठीक है, ये एक सरफेस है। दिस इज द सरफेस जहां पे आपको पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो सरफेस है वो दिखने में कुछ थोड़ा सा ऐसा है, चलो मान लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा। ये है वो सरफेस। यस, अब दिखने लगा सरफेस। इस सरफेस के लिए किसी भी डिस्टेंस x में E इज दिस एंड E इज कांस्टेंट। इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको पूछा गया कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप कहोगे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू E, जो भी है कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग जो दिया उसके हिसाब से वैल्यू लेना है, डॉट SAB, E डॉट SAB। क्या समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes, sir. Yes. कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये कोई एक सरफेस है, प्लेट है, ये कोई एक दूसरा प्लेट है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है।
और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ये प्लेट का एरिया ए है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कितना Q, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है अंदर की तरफ, ये कितना है -Q। टू कंडक्टिंग प्लेट्स, having charges Q and -Q as shown were brought close with a separation D. Area of each plate is A. Find potential difference between plates. अब ये कंडक्टिंग प्लेट है और इसका अंदर वाले सरफेस में Q है, इसका अंदर वाला सरफेस में -Q है। दो चार्ज प्लेट थे, दोनों को पास लाया गया, ये कहीं दूर था, ये कहीं दूर था, दोनों को पास लेके आए। इसमें पॉजिटिव चार्ज लेके आए, इसमें नेगेटिव चार्ज लेके आए। ध्यान रहे, पूछा है, बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सॉल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे, ये डिस्टेंस दी दिया है तो हमें यहां से यहां तक मूव करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। चलो हम कहते हैं कि इस प्लेट का नाम एरिया दिया है A, तो सिग्मा कितना हो गया Q/A। पहला प्लेट में सिग्मा 1, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। दूसरे प्लेट में सिग्मा 2, ये भी Q/A है लेकिन नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। कंडक्टिंग प्लेट है तो कोई एक पॉइंट P में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेट नंबर 1 के लिए भी होगा, प्लेट नंबर 2 के लिए भी होगा। तो क्या कहेंगे, इट इज प्लेट नंबर 1 के लिए सिग्मा 1/ε0, किधर को ऐसे। प्लेट नंबर 2 के लिए सिग्मा 1 ये सिग्मा 1/ε0 था, ये इधर को होगा सिग्मा 2/ε0, सिग्मा 2/ε0। आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज उधर होना चाहिए। हाँ, हमें सिग्मा 2 के वैल्यू पे लिख दिया, आज सिग्मा 2 के जगह -Q/A लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वो क्या बन गया, दिस माइनस दिस। इसके लिए सिग्मा 1/ε0, इसके लिए सिग्मा 2/ε0, जबकि सिग्मा 2 क्या है -Q/A। हाँ, तो ये क्या बन गया Q/A, ये -Q/A हो गया तो प्लस हो गया 2Q/A ε0। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। Is this electric field a uniform electric field? Yes, electric field between the two plates is uniform। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V1 and V2 is equal to work done by electric field in moving from here to here। by electric field कितना दूर जा रहे हैं, 2Qa/ε0 into D। कितना दूर गए D, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन इज E.SA भी, यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये 2Qa/D/ε0। क्या बात समझ में आया। लिखने में गड़बड़ नहीं है ना। फिर ये QA कैसे होगा, ये तो Q/, है ना, ये नीचे रहेगा। तुम लोग हाजी हाजी करके मेरे को बर्बाद करोगे एक दिन, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, लोग क्या बोलेंगे। हाँ, ये नीचे रहेगा, यस। लेकिन तुमको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। इज इट अंडरस्टूड नाउ। सुमित्र तो खाली म्यूट करके घूम रहा होगा उधर, की प्रेजेंट है।
प्रेजेंट हो सर। वेरी गुड। भूत मार्का, इसको कहते हैं भूत मार्का, जो कभी दिखाई नहीं देता है लेकिन हर जगह प्रेजेंट होता है। या तो भगवान है या फिर भूत है। भगवान दिखाई नहीं देता है, अगर तुम भगवान नहीं हो तो दिखाई दो। ठीक है, तो मैं जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्वेश्चन करवाया। +2 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, डोंट वरी। और जो लोग पढ़ते हैं, कहीं दूसरी जगह भी पूछोगे तो तुरंत बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज Q/C, कैपेसिटेंस इज ε0/d। उनको ये 2 नहीं मिलेगा आंसर में। गड़बड़ उनका नहीं है, गड़बड़ है एक महान फिजिसिस्ट जिनका बुक को हर कोई फॉलो करते हैं, उनका कंपोजिशन में, कंसेप्ट में ही गड़बड़ कर दिए वो लोग। मैं पहले भी बताया था कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज के लिए क्या होता है, तो उसी हिसाब से तो वो चीज को उसमें नहीं दिया गया तो गड़बड़ कर दिए। हाँ तो ठीक है, ये हो गया 2Q/ε0 इंटू डी। ओके, तो हम लोग देख लिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। वर्क और एनर्जी को देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। थ्योरी स्टार्ट्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए q कूलम चार्ज from A to B is equal to W। ये जो A to B जाने में क्या वर्क होगा, कोई एक A पॉइंट है, कोई एक B पॉइंट है, और अगर हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, the work done moving from A to B is VA minus BB. It is the work done moving a 1 coulomb charge. क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Work done by electric field in moving a 1 coulomb charge from A to B is VA minus BB. Work done in moving a Q coulomb charge is Q times VA minus BB. ये आपको याद रखना है। कितना होता है वर्क डन? कोई Q कूलम चार्ज को A से B मूव करवाओगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q इंटू VA माइनस VB। और आप लोग बचपन में कभी पढ़े होंगे कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। So if a charged particle is accelerated from A to B, it will gain a kinetic energy same as Q into VA minus VB। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अगर हम कहते हैं कि कोई 5 कूलम चार्ज को, मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसका दिया है 23 वोल्ट पोटेंशियल, इसका दिया है समथिंग लाइक 18 वोल्ट, और सपोज कोई 2 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लिए, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग 2 कूलम फ्रॉम हियर टू हियर is 2 into potential difference, मतलब 23 minus 18 है कि नहीं? और ये बन गया आपका 5 into 2 is 10 जूल्स। वर्क है, यूनिट होगा जूल्स। समझ में आया? क्योंकि ये हो गया Q मतलब कूलम, और ये हो गया वोल्ट मतलब जूल्स पर कूलम। कूलम कूलम को खाए तो बच गया जूल्स। सो वर्क डन इन, अब ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय ई लिखा हूं हर जगह में। वर्क डन बाय ई इन मूविंग ए Q कूलम चार्ज। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving an electron over a potential difference 1 volt। ये
अक्सर सारे बोर्ड में पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे। द चार्ज एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो वर्क डन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए इलेक्ट्रॉन ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट, आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवाए, जो वर्क होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? लेकिन अभी अभी तो हम पढ़े वर्क डन इज गिवन बाय Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 multiplied to 1 volt. So it is coming out to be 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 electron volt is 1.6 into 10 power minus 19 joules. क्या बात समझ में आया? Yes sir or no? Yes, sir. Yes. Suppose a body with or a alpha particle. An alpha particle was moved over a potential difference of 6 volt. What is work done in इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ऐसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना वर्क होगा बताओ, ऐसे करके पूछेगा। समझ में आया? आप कहोगे कि जो अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सेम एज ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। मतलब कोई हीलियम एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, जो बच जाएगा वो है अल्फा पार्टिकल, द न्यूक्लियस ऑफ ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट। पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वर्क। सॉरी, क्वेश्चन तो यहां पे लिखा है व्हाट इज द वर्क। तो आप कहोगे वर्क इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में मूव करवाओ, वर्क डन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को 3 वोल्ट में मूव करवाओ, वर्क डन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवाओ, वर्क डन होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन को एक 1 वोल्ट पे मूव करवाओगे, वर्क डन होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 वोल्ट में मूव करवाया, तो वर्क डन सीधे सीधे 2 into 6 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? ये चीज याद रखना, बोर्ड वाले अक्सर पूछते हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? वो अर्थ निकालना बड़ी आसान चीज है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन देख रहे हैं। हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, अभी हम लोग देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? एनर्जी, उसके बाद डायपोल्स, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल
सरफेस। तो जब भी आपको कोई वर्क निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर द चार्ज मल्टीप्लाइड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, कोई सरफेस हर जगह अगर पोटेंशियल बराबर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे आइसोथर्मल लाइन, एक लाइन जहां पर हर जगह टेम्परेचर बराबर है, पीवी डायग्राम में हम लोग करते थे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? ए सरफेस ऑन व्हिच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट is same is called an equipotential surface। इसको अब से आगे में EPS लिखूंगा, इतना लंबा कौन लिखेगा? बट आप मत लिखना एग्जाम में, EPS करके कोई टर्म नहीं है, मेरे लिए मैं बता दिया। समझ में आया क्या? कोई एक सरफेस जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल बराबर है तो हम कहेंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। थोड़ा सोचे कि अगर यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, Q कूलम का कोई एक पॉइंट चार्ज यहां पे है, आपको मालूम है कि यहां से कुछ r डिस्टेंस में यहां पर जितना पोटेंशियल होगा, यहां से r डिस्टेंस में वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। यहां से आगे की तरफ r डिस्टेंस में वही पोटेंशियल होगा। मतलब यहां से r डिस्टेंस में किधर भी जाओ पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। सोचो वो सारा पॉइंट जो इसके चारों तरफ है, जहां पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, वो सारा पॉइंट को जोड़ देंगे तो क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा? ये और ये सामने वाला यहां से r डिस्टेंस में ये सारा पॉइंट को जोड़ देंगे, एक सरफेस बन जाएगा। दैट सरफेस का हर एक पॉइंट यहां से बराबर डिस्टेंस पे है, हर जगह पोटेंशियल बराबर है, दैट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब दैट सरफेस इज सच अ सरफेस दैट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम Q। व्हाट यू कॉल दैट ज्योमेट्रिकल सरफेस whose every point is at a fixed distance from a particular point, you call it a sphere। है कि नहीं? इसका मतलब कोई पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसे होगा? स्फेरिकल शेप का होगा। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ड्यू टू ए सरफेस चार्ज, ऐसे करके पूछेंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज EPS are equipotenशियल surfaces are कैसा? concentric spheres। क्योंकि एक स्फीयर नहीं, बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं। क्या बात समझ में आया? फॉर ए लॉन्ग लाइन चार्ज, ये आपको खुद बताना पड़ेगा। EPS R कैसे शेप के होंगे? ये एक लाइन चार्ज है, हर जगह हर उस पॉइंट जहां पे पोटेंशियल बराबर है उसको अगर जोड़ देंगे, ये पॉइंट में जितना होगा ये में उतने होगा, ये में उतने होगा, यहाँ पे भी उतना होगा, ये सारे को जोड़ेंगे तो कैसा शेप का बनेगा? इट विल बी लुकिंग लाइक ए सिलेंडर, है कि नहीं? फॉर ए लॉन्ग लाइन चार्ज EPS R को एक्सियल, सारे सिलेंडर का एक्सिस बराबर रहेगा, सिलेंडर्स। क्या बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आदित्य को समझ में आ रहा है? सर हाँ, क्यों नहीं आएगा? समझ में क्यों आ रहा है बताओ? असर रीजनिंग, बिकॉज यू आर गुड, कि मैं अच्छे से समझाता हूँ। आप अच्छे से पढ़ो। मतलब तुम अच्छे नहीं हो? क्या बात है, क्या बात है। फॉर ए, एक चीज तो बताओ, सरफेस चार्ज EPS इक्विपोटेंशियल सरफेसेस R कैसे होंगे? सरफेस चार्ज के लिए ये सरफेस है चार्ज, आप जानते हो कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो ये पॉइंट में जितना पोटेंशियल होगा ये में उतना होगा, यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी उतना होगा, ये सारा पॉइंट में बराबर पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा?
तो आप कहोगे इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा दैट विल बी ए प्लेन, और ऐसे सारे प्लेन में अलग अलग पोटेंशियल होंगे। सो आप कहोगे फॉर ए सरफेस चार्ज ईपीएस आर पैरेलल प्लेन्स, अंडरस्टूड? समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 गया, 2 गया, पॉइंट नंबर 3। क्या सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? गोलक बताएगा रेफरेंस। सपोज ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है गोलक, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर कोई एक पॉइंट है ए और यहां पर कोई एक पॉइंट है बी। समझ में आया? ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या बता सकते हो व्हाट इज VA माइनस VB? नहीं पता है। कैसे नहीं पता? तुमको पता है, पर पता बोल के पता नहीं है। यू नो इट बट यू डोंट नो दैट यू नो इट। क्या यू डोंट नो दैट ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल बराबर है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यस सर। तो फिर VA माइनस VB क्या होगा? दोनों बराबर है तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर मैं कोई एक क्यू कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके जाऊंगा किसी भी रास्ते में, व्हाट विल बी द वर्क डन? क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना हो गया? जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये भी आता है आपका एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन में, बोर्ड में क्या लिखेंगे? एज पोटेंशियल डिफरेंस between any two points on an EPS is zero. Therefore, the work done in moving any charge from any point to any other point on an EPS equipotencial surface is zero. क्या बात समझ में आया? चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाओ, किसी भी एक पॉइंट से लेके किसी भी एक दूसरे पॉइंट में लेके जाओ, वार्डन होगा जीरो। इसका रिलेटेड खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना जब यूज करेंगे। क्या बात समझ में आया? ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। अगर दिया है कि ऐसा है कि कोई एक रिंग है, अब ये रिंग में हुआ क्या है कि ये चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज Q है, पूछा है कोई चार्ज स्मॉल q को A से B लेने में ज्यादा वर्क होगा कि A से C लेने में ज्यादा वर्क होगा? यू वांट टू कैरी ए चार्ज Q, A से B लेने में ज्यादा वर्क होगा कि A से C लेने में ज्यादा वर्क होगा? ये रिंग के सेंटर में चार्ज है, इज नॉट इट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो A B C सब तो बराबर पोटेंशियल में है। वर्क डन इज Q इनटू VA माइनस VB, कितना? जीरो। वर्क डन इस रास्ते में क्या होगा? Q इनटू VA माइनस BC, कितना? जीरो, क्योंकि ABC सारे तो बराबर पोटेंशियल पे है। तो वर्क डन A से B लेने में जितना होगा A से C लेने में उतना ही होगा, और कितना होगा? जीरो। ये बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग Q कूलम फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to C are same as zero। आपका बोर्ड का भी क्वेश्चन है, बुक में भी मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये लोग टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। कैसे कब छुट्टी करेंगे, भागेंगे? है कितने को घर भागने के भी दिल करने लगा बताओ? कितना बजे से क्लास चल रहा है? 4:30 बजे से 5 बजे से। अच्छा,
लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी अपनी रूल से बंधा हुआ। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, देख लेना भैया। जो चीजें दे रहा हूँ सारा चीज तुमको बुक में नहीं मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, 2-3 कॉमन पॉइंट तो मिल जाता है। पूछता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे करके पूछ लेते हैं कुछ टीचर्स का क्या अपने हिसाब से पूछ लेते हैं। दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, क्या दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अपना दिमाग लगाओ और बताओ। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल V1 है। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका हर जगह पोटेंशियल V2 है। क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इसके चलते लगेगा V1 और इसके चलते V2, तो यहाँ पर तो कोई एक पोटेंशियल होगा ना, V1 होगा कि V2 होगा। तो फिर ये पॉइंट का पोटेंशियल ना V1 हो पाएगा ना V2 हो पाएगा। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि लोग टायर्ड हो गए, दिमाग काम करना बंद हो गया, मैं लिख देता हूं, टू डिफरेंट EPS never intersect each other। थोड़ा मेहनत कर लो। नंबर 5, अच्छा ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थोड़ा ध्यान से देखो, खत्म हो जाएगा और 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ सर, तब तो पढ़ाइए, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। कोई चार्ज को मैं यहां से यहां पर लिया तो क्या वर्क हुआ? 0। लेकिन वर्क का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज F डॉट S। F क्या है यहाँ पर? फोर्स ऑन दी चार्ज। मान लो कि कोई Q कूलम चार्ज को मैं यहां से यहां पर लिया, तो Q कूलम चार्ज को जब मैं यहां से यहां तक लिया तो फोर्स हो गया EQ डॉट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट SAB। बढ़िया। लेकिन हमें मालूम है कि दिस इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस BB, ये भी हमें मालूम है। बट VA माइनस BB क्या है? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये क्वांटिटी 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। सो द वर्क डन इन मूविंग ए Q कूलम चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर इज 0। इसका मतलब हुआ ये कि EQ डॉट SAB इज 0। Q को फेंको, 2 वेक्टर Q को फेंक दो तो क्या बच गया? आपको हो गया E डॉट SAB इज 0। यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना A टू B डिस्प्लेसमेंट 0 है, ना E 0 है, ना SAB 0 है, लेकिन उसके बावजूद E डॉट SAB 0 है। क्या मतलब है? ऐसा कब होता है? F 0 नहीं है, S 0 नहीं है, F डॉट S 0 है। कब होगा? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है कि नहीं? इसका मतलब SAB अगर ऐसा है तो E कैसा होगा? E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू SAB। आप बोलोगे सर बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, वो मालूम नहीं, बट परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। इसका मतलब the electric field on an equipotential surface is always normal to the surface। समझ में आया क्या? हम कहेंगे the electric field on an equipotential surface is always normal to the surface। बढ़िया है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड on an EPS is always normal to the surface। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। समझ में आया? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे दिया है कि ये मान लो कि ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और दिया है कि ये दिया है -2 वोल्ट, ये दिया -2 वोल्ट, ये दिया है 6 वोल्ट, ये दिया है, ये बराबर गैप में है सब, -2 और ये 6 है, ये 14 वोल्ट है।
लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 3 ठो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, तीनों प्लेन है। क्या बता सकते हो ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनता है? थोड़ी देर पहले देखे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? तो कोई सरफेस चार्ज होगा, उसके चलते ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है। ये सरफेस पे हर जगह -2 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 14 वोल्ट है, बराबर डिस्टेंस में है। द डिस्टेंसेस आर सेम। पूछा है कि बताओ इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसा होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आपको बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर ये नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है। व्हिच वन इज करेक्ट? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये काफी नहीं, किधर को है? लगे हाथ। आपको क्या मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल। लोअर टू हायर। मारो पकड़ के इसको, मारो पकड़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम, समीक्षा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। ये लड़का को घर जाने को दिल करने लगा। हायर टू लोअर। अब देखो तो यहाँ पर 6 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का सही डायरेक्शन क्या होगा? ए और बी? कौन सा होगा? हायर टू लोअर की तरफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, साथ साथ और क्या होना है उसको? इट शुड बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, नॉर्मल तो दिख रहा है, हायर टू लोअर मतलब सही आंसर हो गया ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ normal to the equipotential surface towards the higher potential zone, sorry towards the lower potential zone। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कोई पूछेगा कि बताओ भाई, ठीक है डायरेक्शन तो बता दिए, अब मैग्नीट्यूड भी बता दो कितना है, तो आपको हो गया dV/dx। ये dV आप जानते हो, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, dx दिया होगा तो dV/dx कर देंगे, E मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? करेंगे हम नंबर 6। कोई एक पॉइंट चार्ज है तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना आता है और स्फेरिकल है। अगर ढेर सारे चार्जेस है तो, बहुत सारा चार्ज है तो क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस? मान लो कि यहाँ पर कोई एक Q चार्ज है, यहाँ पर एक Q चार्ज है, -Q चार्ज। बताओ अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा? सोचने वाली चीज है। लेकिन इतना कंक्लूजन दिमाग में आ चुका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ सही है। और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, है कि नहीं? तो हम कहेंगे E is tangent, अरे ये क्या हो गया इसका? E is tangent to, अरे ये तो गड़बड़ करने लगा है। E is tangent to lines of flux. E is normal to EPS। तो ऐसा दो चार्ज वाला कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कैसे पता चलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? तो पहले आप एक काम करो, यू ड्रॉ द लाइंस ऑफ फ्लक्स। लाइंस ऑफ फ्लक्स कौन से चार्ज से निकल के कौन से चार्ज पे खत्म होते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव गया लाइंस ऑफ फ्लक्स, ऐसा गया एक लाइन, ऐसा गया दूसरा लाइन, ऐसा गया तीसरा लाइन, ऐसा गया चौथा लाइन, लाइक दिस। देयर आर सेवरल लाइंस ऑफ फ्लक्स गोइंग लाइक दिस। और आप जानते हो द टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब करना क्या है आपको? करना ये है कि आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। ऐसे योर सरफेस मस्ट बी
normal to the lines of flux, क्योंकि E is tangent to the lines of flux and V equipotential surface is normal to the electric field. यहाँ पर जो रहेगा ऐसा रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा ऐसा रहेगा. These are the different equipotential surfaces. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कैसा भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर आपको पता चल गया how are the lines of flux, then you can find out what is the shape of equipotential surface. ये different lines of flux है. समझ में आया क्या? ठीक है. The lines of flux are always normal to the equipotential surface. तो अगर इसे डिफरेंट चार्जेस दिया रहेगा तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू ड्रॉ द लाइंस ऑफ फ्लक्स. अच्छा, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे शेप के हुए. सपोज हमें एक पर्टिकुलर शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत है, हमें कुछ ऐसा ऐसा शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत है. अब ऐसा चार्ज फिट करो कि ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया. In that case, what we do to get a particular shaped, predefined shaped equipotential surface, हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि कोई एक कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है. In electrostatics, there cannot be a potential difference between two points of a conductor. कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, चार्ज है. चार्ज है तो इसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, आपको मालूम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, वो सारा कहानी हम पढ़ चुके हैं. अब अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हूं, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा. मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है. रिमेंबर, the surface of a conductor always behaves as an equipotential surface. समझ में आया क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो आप कहोगे सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, लास्ट पॉइंट है, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज behaves as an equipotential surface. कंडक्टर का सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ऑलवेज बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, electric field inside the conductor is driving the electrons, but that is not the case of electrostatics. That is not the study of static charges. Their charges are in motion. ठीक है, तो अगर आपको जिस शेप का चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक एल्युमिनियम फॉइल ले लो, उसी शेप का रख दो, बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस. कैसा भी शेप का चाहिए आप, यू कैन मेक इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ पे सारा थ्योरी खत्म हुआ. कुछ 2-3 न्यूमेरिकल करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का थोबड़ा देखने के बाद मुझे लगता है कि चलो यार काहे का टर्चर नहीं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, सब माया है कि नहीं? रवि बोले हाँ सर क्या क्या रखा है, और बाद में तो भूल भी जाना है. जब श्योर है कि हम भूल जाएंगे तो याद क्यों करेंगे, ये भी एक पॉइंट बनता है कि नहीं? जब भूलना तय है याद क्यों करेंगे. चलो ठीक है, तो आज की सेवा यहाँ पे खत्म करते हैं. अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी. एक क्लास पूरा लगेगा उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेके, फिर रहेगा डाइपोल. ठीक है, और फिर हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को, स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद. Thank you, sir.